हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्ट्रिंग का सारा कंसेप्ट आपने सीख लिया है। और स्ट्रिंग पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। स्ट्रिंग का कंसेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप पीछे के लेक्चर और जो नोट्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कहीं से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्ट्रिंग में, यदि आपने वो लेक्चर, जो 5 लेक्चर हैं उनको 5 या 6 लेक्चर मैंने डाल रखा है, तो उसको आप पढ़ लिए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम लोग सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आप समझिए कि किसी भी लैंग्वेज की जो मेन पार्ट होता है, जिससे कोई लैंग्वेज इनिशियली स्टार्ट होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सीखेंगे एल्गोरिथम के बारे में। बेसिकली एल्गोरिथम क्या होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं एल्गोरिथम, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे अपने प्रोग्राम में यूज करने की, या हम कोई प्रोग्राम बनाने से पहले एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं, बाद में क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी कंसेप्ट हम सीखेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एल्गोरिथम का कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट जो है उसको हम सिखाएंगे। तो चलिए, क्या देर ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र हम ओपन कर रहे हैं अपना, और चलते हैं पहले साइट पे, अपने साइट पे चलते हैं जहाँ हमारे नोट्स मौजूद हैं, क्योंकि नोट से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ms.net.co.in देखिए साइट है। सॉरी, देखिए ओपन हो गया है साइट। तो स्ट्रिंग के देखिए 5 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं। ठीक, स्ट्रिंग के 5 लेक्चर हैं। आप स्टेप बाय स्टेप एक लेक्चर पढ़ते जाइए यदि आप इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। यदि प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप एक ही लेक्चर पढ़िए। जो नए यूजर हैं वो तो, यदि ये पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो स्टेप बाय वो पीछे जाके सारे लेक्चर धीरे धीरे पढ़ते आएँ। यदि 20 से वो पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या, व्हाट इज एल्गोरिथम्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स। एल्गोरिथम क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए वो हो गया ओपन। अब हम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम, an algorithm is a finite list of instructions in the sequence to solve the computational problems। इस लाइन का मतलब यह है कि एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट लिस्ट, एक इंस्ट्रक्शन है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिस्ट का एक इंस्ट्रक्शन है जो सिक्वेंसली हम लिखते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो कोड लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही हमारा एल्गोरिथम है। सारा मैं 3 इसमें डेफिनेशन आपको दिया हूँ। पहला डेफिनेशन मैंने ये दिया है कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम के लिए, और दूसरा देखिए, एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस टू सॉल्व द
प्रॉब्लम्स। मतलब एक फाइनाइट का आप मतलब जानते हैं, फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड प्रोसेस हो। ये नहीं कि आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप एक लाइन ऐसे लिख दिए कि 1000 लाइन हो जाए एल्गोरिथम में, तो ये एल्गोरिथम आपका वैलिड एल्गोरिथम नहीं माना जाता। तो इसलिए एल्गोरिथम में एक लिमिटेड स्टेप्स हों और कंटिन्यूअस स्टेप हों जो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर ले और किसी भी प्रोग्रामर को आसानी से समझ में आ जाए कि क्या हमें इस एल्गोरिथम से हमें क्या क्या करना है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा जब कोई भी चीज़ देखने में लगता है तो उसको लोग कम प्रेफर करते हैं, कितना भी अच्छा हो। You can write the algorithm in any language which is understandable to the person or programmers। आप एल्गोरिथम को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इवन जिसमें लोग आसानी से उसको समझ सकें। यदि आप अपने यहाँ जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे आप अपने एरिया में जहाँ आपको मान लीजिए कि वहाँ मान लीजिए इंग्लिश ही बोली जा रही है, तो आप वहाँ आप कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हम वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इंग्लिश में होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उसको अच्छे से उसको समझ सकेंगे। तो ये यही है एक एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को हम किसी प्रोग्राम से पहले क्यों लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम से ही हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। जब हम पहले किसी चीज़ को सोचते हैं तब करते हैं, तब जाके वो प्रॉब्लम हमको आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये समझ लीजिए कि आप सबसे पहले हम किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ बनाना हो, जैसे मान लो कोई कार बनानी है हमें, तो सबसे पहले क्या करता है कोई, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम जो डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले वो डिज़ाइन बनाते हैं। उसका डिज़ाइन ही आजकल किसी भी जैसे कार के लिए आपको डिज़ाइन ही सबसे बेहतर मानी जाती है कि लोग जिससे जो भी हमारे कस्टमर हैं उसको देख के पसंद कर सकें। और बाकी चीज़ें तो बाद में काम आती हैं कि कितनी माइलेज कितनी वो दे रही है। तो सेम चीज़ें हर एल्गोरिथम वहाँ वो डिज़ाइन करते हैं, वहाँ एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि किस तरह का हमें डिज़ाइन करना है। तो सेम चीज़ जैसे इन रियल लाइफ मैंने एक एग्जांपल दिया, इन रियल लाइफ एन एल्गोरिथम इज ए रेसिपी फॉर ए कुकिंग डिश। आप किसी भी डिश को बनाने में जो स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वही आपका एल्गोरिथम है। तो सही है, कोई चीज़ आप बना रहे हैं जब तक बन ना जाए तब तक वो जो चीज़ें आप नंबर ऑफ स्टेप जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे पहला स्टेप मैंने पानी डाला, दूसरा स्टेप मैंने अपने गैस जलाया, तो तीसरा स्टेप इस तरह से स्टेप है कि क्या और क्या उसके बाद क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सेम चीज़ें एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करते हैं उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे क्या है विशेषता एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम में ये चीज़ें होनी चाहिए तभी वो एक परफेक्ट एल्गोरिथम मानी जाएगी। पहला क्या है, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ एनी एल्गोरिथम एज गिवन बिलो। पहला क्या है, इनपुट। इनपुट तो होना ही चाहिए, बिना इनपुट के कोई एल्गोरिथम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एन इनपुट शुड हैव वन और मोर इनपुट्स, मतलब एल्गोरिथम में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, होना चाहिए, जो एक या एक से अधिक इनपुट होना ही चाहिए आपको। आउटपुट, एन एल्गोरिथम मस्ट हैव एटलीस्ट वन आउटपुट, मतलब आपको एक एल्गोरिथम में एक आउटपुट तो जरूर ही होना चाहिए, कुछ उसका सलूशन जरूर होना चाहिए। विदाउट सलूशन आप बीच में रोक दिए, उसका सलूशन नहीं मिल पाया, किसी जैसे कोई भी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, उसका सलूशन ही नहीं मिल पाया तो वो उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इस तरह का कोई एल्गोरिथम आप लिखेंगे तो वो पूरा एल्गोरिथम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा।
रंग भी आउटपुट मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट आपको एक मिलना चाहिए। और डेफिनाइटनेस, थर्ड है डेफिनाइटनेस। एल्गोरिथम की जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो डेफिनेटनेस होना चाहिए, मीन्स उसमें कुछ अम्बिग्यूअस स्टेप नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ रिपीटिव स्टेप नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे स्टेप ना हो जिससे कि कोई और भी किसी और डायरेक्शन में हम पहुंच जाएं। तो इस तरह का स्टेप हमें मतलब डेफिनेट होना चाहिए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो every statement in algorithm should be definiteness. It means every statement in algorithm should have unambiguous होना चाहिए, ambiguous step नहीं होना चाहिए, unambiguous होना चाहिए। Every statement should have clear and there should not be more than one way to interpret the single statement in the algorithm. तो इसका मतलब है ये एल्गोरिथम पे जो स्टेप हो वो क्लियर होना चाहिए, वो एक से अधिक वे में इंटरप्रेट ना हो रहा हो, एक सिंगल स्टेटमेंट भी वो काम कर रहा हो, तो तभी वो डेफिनेटनेस माना जाएगा, तो एल्गोरिथम तभी अच्छा माना जाता है। और चौथा मैंने देखा फाइनाइटनेस। An algorithm should have finite number of step। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो भी स्टेप हो वो फाइनाइट हो, उसमें ज़्यादा स्टेप जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्टेप जोड़ेंगे तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो फॉलो नहीं करती है। तो एल्गोरिथम जितने कम स्टेप में हो और आपको समझा ले जाए, मतलब सारे जो स्टेप हैं वो कवर भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड गेट ए वैलिड आउटपुट, मतलब आपको एक प्रॉब्लम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए और वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके एक आउटपुट भी दे दे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, फाइनाइटनेस वही बोलते हैं उसको। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब एक साफ समझ लीजिए कि कोई भी चीज कितना अच्छा से कोई चीज आउटपुट दे रहा है, जैसे कितना क्लियर, क्लियर का मतलब जैसे मान लो मैथ में हम कभी कभी 1 डेसिमल प्लेस तक कोई वैल्यू निकालते हैं, और कोई कोई ऐसे जो प्रोग्राम डिजाइन होते हैं वो 5 डेसिमल के 5 वैल्यू तक निकालते हैं। तो इस तरह से वो इफेक्टिव ज़्यादा है, इफेक्टिव मतलब वो चीज़ें बहुत क्लियर वैल्यू दे रही हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छा मानते हैं। Effectiveness, an algorithm should have effectiveness and produce well defined output of any programs। इसका मतलब है कि एक एल्गोरिथम को इफेक्टिवनेस होना चाहिए जो एक वेल डिफाइंड आउटपुट को, एक किसी प्रोग्राम में एक वेल डिफाइंड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। इफेक्टिवनेस मीन्स एनी एल्गोरिथम शुड हैव गुड मेथड, मतलब एक अच्छा मेथड होना चाहिए। मैंने कहा ना वही सेम चीज बताया था मैं, कोई अच्छा मेथड हो उसके थ्रू अगर हम कोई प्रोग्राम बनाए हैं तो उसका अधिक डेसिमल वैल्यू तक यदि वैल्यू दे रहा हो तो वो अच्छा माना जाता है। व्हिच प्रोड्यूस इफेक्टिव आउटपुट विद लेस टाइम एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ बहुत ही अच्छी बात की गई है, इफेक्टिवनेस इससे सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो इस तरह के मेथड होते हैं, जैसे कि लेस टाइम ले रहे हो, कम से कम समय ले रहे हैं और कम से कम स्टोरेज कैपेसिटी भी ले रहे हैं, तो वो एल्गोरिथम सबसे इफेक्टिव माने जाते हैं। जैसे डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, अब हम डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो कैसे डिजाइन करते हैं एल्गोरिथम को? देयर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम एज गिवन बिलो। बहुत कुछ डिफरेंट वे हैं जिससे हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले एक नेचुरल लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम को लिखते हैं। पहला क्या है? नेचुरल लैंग्वेज में, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में सारे बातें कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे का जनरल वे में, तो आप लोकल लैंग्वेज आप यूज कीजिए, वो लोकल लैंग्वेज ही आपका एल्गोरिथम है। लेकिन अब यदि आप नेशनल लेवल या किसी और लेवल पे यूज कर रहे हैं, मान लो वर्ल्ड वाइज आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश इज बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम।
तो वी कैन राइट द एल्गोरिथम इन एनी नेचुरल लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल टू द पर्सन, जो आपको समझ में आए उसमें आप डिजाइन कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इज ए ह्यूमन लैंग्वेज, आप जानते हैं ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज, इस तरह की लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज आर नॉट इफेक्टिव लैंग्वेज, इफेक्टिव तो नहीं होती है ये लैंग्वेज, लेकिन एल्गोरिथम आप डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई वे नहीं है। इट इज एम्बिगुअस लैंग्वेज, इट डज नॉट गिव ए प्रिसाइज आइडिया, मतलब जो आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें आपको एक कुछ प्रिसाइज आइडिया कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो जो वर्ल्ड वाइड जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप डिजाइन करेंगे किसी एल्गोरिथम को तो उसका कुछ अलग वे में इफेक्टिव आउटपुट आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज में, हिंदी नेचुरल लैंग्वेज में आप में प्रॉब्लम है, कोई ऐसी नहीं, उसमें भी एक इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज जो लोकल हैं वो उसमें इफेक्टिवनेस कम होता है। दूसरा हम स्यूडो कोड। स्यूडो कोड ये बेस्ट वे टू डिजाइन एन एल्गोरिथम। स्यूडो कोड गिव प्रिसाइज आइडिया फॉर एन एल्गोरिथम। स्यूडो कोड जो है वो एक आपको प्रिसाइज आइडिया देता है किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करने में। इट इज अनएम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी नहीं होती है इसमें, मतलब कोई संदेहपन या कोई इस तरह के डेटा इसमें नहीं पाया जाता स्यूडो कोड में, क्योंकि ये पूरा फाइनाइट स्टेप होते हैं इसमें और सब कुछ क्लियर इसमें दिखाई देता है। इट इज अनएम्बिगुअस इन नेचर, ठीक है। देयर आर मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, व्हाइल, डू, etc. इट गिव्स iterative codes that makes an algorithm effectiveness, मतलब मैंने बताया कि फाइनाइट स्टेप्स कोड, इटरेटिव कोड्स, मतलब एक के बाद दूसरा कोड, इटरेटिव स्टेप्स कोड इसमें होते हैं जो आपको इस एल्गोरिथम को अच्छा बनाने के लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। We are generally use this algorithm to write the precise codes. ज़्यादातर लोग इसी एल्गोरिथम को प्रेफर करते हैं स्यूडो कोड लिखने में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्यूडो कोड में आप लिखिए। आपको पसंद है तो आप नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना तो कोई एरर है ना तो कोई प्रॉब्लम है, बस आपको समझ में आना चाहिए। This another way to write the algorithm to solve the step-by-step problem in graphical manner. हाँ, एक देखिए तीसरा जो है, तीसरा तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ बॉक्सेस हमें रटने हैं, याद करने हैं कि कौन बॉक्स कौन सा इनपुट लेता है या आउटपुट लेता है या कौन सी प्रोसेसिंग बॉक्स है, तो इस तरह का। तो उसको हम फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो भी एक एल्गोरिथम है। आप उसके थ्रू भी आप एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। वी विल लर्न दिस टेक्निक इन डिटेल्स इन आवर कमिंग लेक्चर। हाँ, कमिंग लेक्चर में हम आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताएंगे। मैंने बताया नहीं कि कौन डिसीजन बॉक्स है, क्या कौन सा बॉक्स है जो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, इनपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह के बॉक्सेस के नेम हमने बना रखे हैं जो फ्लो चार्ट में यूज होंगे और आपके एल्गोरिथम को डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। डिफरेंट बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो एल्गोरिथम, मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर अभी जो पढ़ रहे हैं तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक कार की एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले कार की एक डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन जब अप्रूव हो जाती है, हमारे अपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनसे द्वारा जब वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाती है कि हाँ ये डिज़ाइन मार्केट में अच्छा काम करेगी, तो हम उस एल्गोरिथम को फाइनल करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग मीन्स होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब ये हमारा जो है एल्गोरिथम है, प्रोग्राम जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे गार्बेज में, मतलब जहां हमारा डिजाइन, जिस कार जहां बनती है वहां आपको इस एल्गोरिथम को डाल दिया जाएगा और इस पे जो हमारे काम करने वाले हैं उसको
यूज करके और अपना कार बना देंगे। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स एज गिवन बिलो। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में सीखेंगे और भी चीजें हम देखेंगे। खैर लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में और अच्छा से क्लियर करेंगे हम। जैसे पाइथन लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो एल्गोरिथम जो होता है, देखिए एन एल्गोरिथम इज ए डिजाइन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग मशीन इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब मैंने बताया कि किसी कार को डिजाइन पहले हम करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करने के पहले उसका डिजाइन करते हैं। आफ्टर गेट डिजाइन वी गेट इम्प्लीमेंट द कोड बिल्ट इन मशीन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वही बात है कि जब डिजाइन तैयार हो जाएगा तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको मशीन बना लेते हैं अपना। टू राइट एन एल्गोरिथम पर्सन हैज रिस्पेक्टिव डोमेन नॉलेज। बिल्कुल सही है। एल्गोरिथम के लिए आपको उसका एरिया का रिस्पेक्टिव जो एरिया है, जिस एरिया को आप कर रहे हैं, जैसे कार बनाने के लिए कर रहे हैं या प्रोग्राम बनाना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो इस तरह के आपको मिलेंगे कंसेप्ट, तो उसको देखेंगे। To write the programming codes we need to get programmers. To write the programming codes we need to get programmers. किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए उसमें हमें प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो एल्गोरिथम में रिस्पेक्टिव डोमेन नॉलेज और प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। An algorithm are fully independent on hardware and operating system. ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है दोनों में कि जो एल्गोरिथम होता है वो हमारा हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसका कोई जरूरत नहीं है। आप कागज पेन और कागज से आप अपना किसी पेपर में आप एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, तो उसमें हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप्स बाय स्टेप स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, और उसके लिए हमें किसी भी जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स और विंडोज और इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना तो हार्डवेयर की हमें जरूरत पड़ती किसी तरीके से। लेकिन हाँ, एक तरीके पेन और पेपर जैसे है एक तरीके का हार्डवेयर भी है, तो इसका यूज तो आप कर सकते हैं, इसको तो आप यूज करेंगे उसमें। लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होता कि मतलब आप उसी की भी नहीं कर सकते। तो एल्गोरिथम में जैसे आप एक एल्गोरिथम लिख दीजिए किसी, जैसे मान लीजिए हमें 2 नंबरों को एडिशन करना है। 2 नंबरों का एडिशन जो आप एल्गोरिथम बनाएंगे वो एल्गोरिथम आप किसी भी लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप मान लो 2 एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है, आप उसको सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, C++ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में, डॉटनेट में, C# में, या किसी और अदर लैंग्वेज PHP है, सब में एक ही एल्गोरिथम, मतलब एक एल्गोरिथम आप बना दिए हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रोग्राम में नहीं होता है। प्रोग्रामर सारी लैंग्वेज की अपना अलग सिंटैक्स होता है, तो आपको सारे लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ जो होता है एक एल्गोरिथम सारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, चाहे C हो, जावा हो, डॉटनेट हो, C# हो। लेकिन प्रोग्राम जो होते हैं केवल एक ही अपना, जैसे पाइथन प्रोग्राम, मैं नीचे अभी एक आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसमें मैं पाइथन के प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ जब एल्गोरिथम यूज करता हूँ। आप चाहें तो उसको C या C++, जावा में किसी में कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोग्राम्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको मालूम भी है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। ये प्रोग्रामिंग रिस्पेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। Algorithm can be written in any language like English, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज। एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो आपको
वेल डिफाइंड मैनर एक सिंटैक्स का होता है, तो उसमें एक जो कंपाइलर आपको रीड करता है, जो भी लैंग्वेज रीड करता है, आपको उसको उसी वे में लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, सी शार्प। तो इनके अलग सिंटैक्स हैं और उनको आपको जानना पड़ेगा, और आप किसी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो मतलब एक एल्गोरिथम से आप किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ही एल्गोरिथम आप लिख दीजिए तो उसको डिफरेंट वे पे आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर 5 हम देखते हैं, बी यूज द एनालाइज टेक्निक टू चेक द लॉजिक्स बग और एरर इन एन एल्गोरिथम। तो किसी एल्गोरिथम में जो एरर या बग होते हैं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ एनालाइज टेक्निक यूज करते हैं एल्गोरिथम में, लेकिन प्रोग्राम में हम क्या यूज करते हैं, टेस्टिंग टेक्निक। We use the testing techniques to check the bug error in any programming language। तो इनका डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि इनमें टेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं प्रोग्राम में, जबकि हम यहाँ एनालाइज करते हैं, किसी डिजाइन को एनालाइज करते हैं या किसी प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, वो एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं हम, प्रोग्राम को तो हम टेस्टिंग करते हैं मेनली। तो इस तरह हमने 5 डिफरेंस देख लिए। आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एन एरे एलिमेंट्स। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है और एक प्रॉब्लम भी लिया है। इस एग्जांपल के थ्रू एक प्रॉब्लम लिया है। क्या प्रॉब्लम, हमको एक एरे के जो एलिमेंट है, बेसिकली जो प्रीडिफाइंड एरे है, अभी तो मैं प्रीडिफाइंड एरे लिया हूँ, आप इसको चाहे तो मैनुअली आप वन एलिमेंट एरे, आप 10 एलिमेंट का एक एरे ले लीजिए, उसमें आप वैल्यू डाल दीजिए फॉर लूप के थ्रू, और उसको एडिशन, फिर फॉर लूप के थ्रू एडिशन कर दीजिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन मैंने यहाँ एक प्री डिफाइंड एरे लिया है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं। जैसे देखिए, एरे में है 1 2 3 4 3 सॉरी 5 8 9 11 13 59 17। तो इस एरे का हमें एडिशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 वे में हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया था, उस तीनों वे में हम इस प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, फिर इसका प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर इसका आपको आउटपुट दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, रीड ए एल्गोरिथम इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में हम कैसे करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट और स्टॉप दो प्रोसेस तो जरूर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर हम एरे को रीड करेंगे, जो एरे है, स्कैन करेंगे, स्कैन एन एलिमेंट्स इन एरे। सबसे पहले एरे को रीड किया, फिर उस एरे के में जो एलिमेंट्स हो उसको स्कैन किया, फिर क्या किया, डिक्लेयर ए सम वेरिएबल, एक कोई सम नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, फिर असाइन 0 वैल्यू टू द सम वेरिएबल, तो उसमें 0 वैल्यू मैंने डाला सम वेरिएबल में। ऐड ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप, और ऐड कर लेते हैं हमने सारे एलिमेंट एरे के जो हैं उनको फॉर लूप के थ्रू ऐड कर लेते हैं, और जो सम होगा उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले द सम एंड स्टॉप। तो यहाँ देखिए कुछ एम्बिग्यूटी आप देख सकते हैं कि डिक्लेयर ए सम वेरिएबल, फिर असाइन किया, मैंने सबसे पहले सम को डिक्लेयर किया, फिर असाइन किया। तो आप चाहते तो इसको एक ही स्थान पे लिख सकते थे, तो इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो एम्बिगुअस हो जाती हैं। तो एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉलो नहीं होती, लेकिन हम इसका यूज करते हैं बेसिकली, बहुत से मेनली पर्सन ही नेचुरल लैंग्वेज में ही लिखते हैं प्रोग्राम को। राइट एल्गोरिथम इज स्यूडो कोड। आप स्यूडो कोड में हम लिखेंगे एल्गोरिथम को। स्यूडो कोड में क्या, स्टार्ट, सेम चीज, स्टार्ट स्टॉप तो हमारे इनिशियल और लास्ट के स्टेप जरूर होंगे। तो सबसे पहले हमने रीड एरे को रीड कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ डायरेक्ट क्या किया, स्यूडो कोड में सम में 0 असाइन कर दिया, और फॉर लूप लिया एक, और फॉर लूप हमने 1 से n तक चलाया, उसके बाद फिर सम को सम इंटू AI में डालते गए, फॉर लूप चलता गया, 1 2 3 ऐसे चलेगा, और हम सम को सम में सम ऑफ AI
में डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। और डिस्प्ले सम, आप सम को डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए यहाँ, और आउटपुट इस तरह आपका आ जाएगा। तो एल्गोरिथम स्यूडो कोड बेसिकली अच्छे डेवलपर यूज करते हैं, तो स्यूडो कोड आप लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे नेचुरल लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा एक स्टेप दो स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हम एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप, दो स्टेप तो आपके हर लाइन में होंगे। और इसमें सबसे पहले हमने रीड एरे को रीड किया, और सम को मैंने 0 इनिशियलाइज किया। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इनमें बॉक्सेस हैं। ये क्या है, स्टार्ट बॉक्स और स्टॉप बॉक्स इस तरह का होगा, राउंडेड बॉक्स। और ये देखिए एक रोम्बस की तरह होगा। तो आप देख सकते हैं एक समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं रीड एरे। तो यहाँ हम बेसिकली इस तरह से रीड करेंगे कोई चीज़, और इस बॉक्स का प्रयोग जो प्रोसेसिंग के लिए होता है, तो सम इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू सम प्लस AI, तो इसको प्रोसेसिंग के रूप में यूज। और एरो का आप जानते हैं कि ये किसी चीज़ को डायरेक्शन बताते हैं, किस तरह से हमें चलना है। फ्लो, किसी प्रोग्राम का फ्लो किस तरह जाना है, उस तरह का डायरेक्शन हमें बताते हैं। अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं, देखिए डिसीजन बॉक्स इस तरह के होंगे। डिसीजन बॉक्स ये आगे हम आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जब फ्लो चार्ट आपको उसका एक एग्जांपल लेके आगे ही लेक्चर में हम इसको फ्लो चार्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें आपको सारे बॉक्सेस के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आई हमने कब तक चले, आई लेस देन सम, सम तब तक ऐड होता रहे जब तक आई की वैल्यू n से लेस ही रहे। n से जैसे ऊपर हो जाएगी सम की वैल्यू, तैसे वो लूप से बाहर आ जाना चाहिए और डिस्प्ले कर देना चाहिए सम। तो देखिए रीड एरे और डिस्प्ले आउटपुट इस तरह का के लिए हम रोम्बस यूज करते हैं समचतुर्भुज, और स्टॉप के लिए हम राउंड बॉक्स का यूज करते हैं। तो इस तरह देखिए फ्लो चार्ट में भी आपको हमने समझा दिया। अब देखिए अब इसका हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हम यहाँ प्रोग्राम सी लैंग्वेज में ही बनाते हैं, सॉरी पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पाइथन लैंग्वेज का यूज करेंगे। यदि आप सी लैंग्वेज या C++ जान रहे हैं तो आप C++ में बना दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी लैंग्वेज में, आप उसको थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे हम इस प्रोग्राम कैसे, चलिए रन करके दिखाते हैं। अपना पाइथन सेल्स ओपन करिए, इस प्रोग्राम को हम रन करा दें आपको, और एल्गोरिथम का कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। और इसका मैं सेव कर लेता हूँ एरे नाम से, ठीक है, एरे और डेस्कटॉप में सेव कर ले रहा हूँ। और इसको देखिए इसमें क्या इनिशियलाइज एरे, सबसे पहले इनिशियलाइज किया ए में, मैंने वैल्यू को एरे के वैल्यू को इस तरह इनिशियलाइज कर लिया। देखिए एक कामा लगा के सिंगल वैल्यू को एक बड़े ब्रैकेट का यूज किया मैंने, देखिए उसके बाद मैंने इस तरह इनिशियलाइज कर लीजिए। उसके बाद सम को 0 इनिशियलाइज कीजिए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सम को 0 क्यों हम डाल रहे हैं। देखिए कभी कभी हमारे सिस्टम में, जो हमारे कंपाइलर में, हमारे इंटरप्रेटर में कुछ ऐसी चीज़ होती है, सम नाम का कोई वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है, यूज हुआ रहता है, जो गार्बेज में स्टोर रहता है, गार्बेज कलेक्शन जो कहते हैं हम जिसको। तो इस तरह की वैल्यू स्टोर रहती है। तो जैसे ही वो सिस्टम में जैसे सम इक्वल टू 18 आया हुआ, वो वहाँ हमारे कैश मेमोरी या किसी गार्बेज वैल्यू में स्टोर रहता है। और वो वैल्यू जब हम यहाँ सम को अगर नहीं डिसाइन करेंगे, कि 0 को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो सेम वैल्यू ही उठ के चली जाती है वहाँ से, क्योंकि सम वहाँ भी है सम यहाँ भी है। तो सेम जो वैल्यू ज़्यादा जल्दी प्रोसेसिंग टाइम जिसकी कम होती है, वो वैल्यू ज़्यादा उठ के चली जाती है, और हमारे प्रोग्राम में एरर शो करने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें 0 इनिशियलाइज कर दो, कोई भी चीज़ हो। इससे रहता है कि अगर गार्बेज में कुछ वैल्यू भी पड़ी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू भी इनिशियलाइज होके सम 0 के रूप में आ जाएंगे। तो इसलिए हम सम को बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं,
किसी भी वेरिएबल को स्लाइस 0 से करते हैं, जिससे कि इस तरह से कुछ एम्बिग्यूटी ना आ जाए, प्रोग्राम में कुछ एरर ना आ जाए, प्रोग्राम कुछ ऐसा एरर कुछ अलग शो करने लगे आउटपुट जो आना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। देखिए फॉर लूप मैंने लगाया आई इन रेंज, मैंने रेंज डाल दिया 0 टू लेंथ ऑफ ए, मतलब एरे का जो लेंथ है वहां तक चले। तो मैं कहता हूं कि लेंथ जो एरे का होता है वो एक आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है तो n+1 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ 0 टू n मतलब n+1 एलिमेंट होंगे उसमें, तो इसलिए एक एलिमेंट कम तक ही हम इसको यूज करते हैं, मतलब इसलिए लेंथ जो है उसकी उसी साइज तक 0 टू उसकी लेंथ जितनी होगी, ठीक। और सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, आप इसमें सम जैसे सबसे पहले पे आई की वैल्यू 0 हुई, 0 यहाँ गया ए ऑफ 0 1 है, सम में आ गया ए ऑफ 0 1 है तो सम प्लस ए आई, तो 0 प्लस 1 1 आके इसमें सम में स्टोर हो गया। फिर दोबारा फॉर लूप गया, आई की वैल्यू हमें 1 हुई, अब रेंज तो सेम ही रहता है, तो 1 हुई, 1 यहाँ ए ऑफ 1 2 है, एक ए ऑफ 1 2 है, तो यहाँ वैल्यू सम क्या, अब देखिए सम में जो वैल्यू 1 पड़ी थी अब 1 प्लस 2 इस तरह ऐड होगी और सम में स्टोर हो जाएगी। फिर वैल्यू आई जाएगी क्या 2 जो आएगा ए ऑफ 2 है 3 क्योंकि 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है, इसे ध्यान रखना। और सम और ए ऑफ 2 इस ए ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो सम मैंने पहले क्या ऐड किया था 1 + 2 3 प्लस 3, इस तरह सम में 6 आ गया। और सेम इस तरह से वैल्यू इस तरह 3 आएगी, और 3 में 5 है तो अब 6 वैल्यू में 5 जुड़ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा, जब तक उसका लेंथ यहाँ 17 जैसे आएगा, 17 के बाद यहाँ 16 ये कम रहता है, तो 0 1 2 3 4 जैसे कि कौन सा नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू यहाँ आएगी, लेंथ इसकी 9 होगी, और 9 वैल्यू डालेंगे हम तो 17 उसका ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर एक बार जाएगा लूप, तो लेंथ तो खत्म हो गई, तो लेंथ खत्म हो गई तुरंत यहाँ से लूप से बाहर आएगा और ये आउटपुट आपको प्रिंट कर देगा सम की वैल्यू। तो चलिए रन कराते हैं इसको, एक बार देखते हैं रन करा के। देखिए सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स इज 84, तो आप देख सकते हैं कि इसका सम क्या आ गया, ऑल एरे एलिमेंट इज 84। तो आउटपुट आप चेक कर सकते हैं मैन्युअली आप ऐड करके, और आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम आज का लेक्चर खत्म कर दिए हैं, और आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, और ऐड मोर आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आए, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर का पूरा हो गया, और आप जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रूर यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नोट्स जो हैं उनके ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली चला जाए। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए, और जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।